तो फ्रेंड्स, एक तरफ तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में हराया है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल डिमोलिश कर दिया इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में। और मेरी ये दोनों ही सीरीज प्रिडिक्शन सही साबित हुई। अगर आपने मेरे दोनों सीरीज के प्रीव्यू वीडियोस देखे हो, और मैं भी अपने बारे में भी सोच रहा था कि जैसे इंडियन टीम है तो इनकी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, पर बायलैटरल सीरीज में अच्छी रहती है। तो ऐसे ही मेरा प्रिडिक्शंस के साथ भी है कि सीरीज प्रिडिक्शंस मेरी ज्यादा सही रहती है, और आज जो वर्ल्ड कप था उसमें गड़बड़ हो रही थी। तो दोनों ही मैचेस की, दोनों ही सीरीज की थोड़ी बहुत बात करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो ये सीरीज रही इसके बारे में बात करते हैं। कुछ प्लेयरों के लिए तो ये सीरीज अच्छी रही और कुछ के लिए बुरी भी रही। और जिनके लिए अच्छी रही, इंडिया की तरफ से खास तौर से सूर्य कुमार यादव स्काई मैन ऑफ द सीरीज ये डिक्लेयर हुए। और इन्होंने दूसरे मैच में तो ज्यादा नहीं मारे, पर पहले मैच में जो सेंचुरी मारी थी, इतनी जबरदस्त सेंचुरी, पहले इंग्लैंड में अब न्यूजीलैंड में। सो वर्ल्ड का तो बेस्ट टी20 प्लेयर है ही, पर अब तो ये भी कहा जाने लगा कि ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर भी सूर्य कुमार यादव को काउंट किया जा सकता है, या मे बी इतनी जल्दी नहीं, पर शायद इसी तरीके से अगर स्काई इसी साल भी परफॉर्मेंस देता रहे, सो डेफिनेटली ऑल टाइम बेस्ट टी20 प्लेयर माना जाने लगेगा। और अभी भी हम देखें कि अगर हम ऑल टाइम बेस्ट टी20 टीम बनाए तो उसमें सूर्य कुमार को तो रखना पड़ेगा अलोंग विद विराट कोहली। इतनी परफॉर्मेंस दे दी है, मैन ऑफ द सीरीज रहा इस, और साथ में जिसके लिए ये सीरीज और अच्छी रही वो मैं कहूंगा हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन। क्योंकि अब वर्ल्ड कप में हार के बाद रोहित शर्मा का अल्टरनेटिव भी देखा जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है, और माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। और यहां पर पांड्या ने ओवरसीज में एज ए कैप्टन अपनी पहली जीत हासिल की। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना इतना आसान नहीं है, और यहां पर हराया पांड्या की कैप्टनसी में इंडिया ने। और पांड्या की भी जो कैप्टनसी भी देखी तो अच्छी लगी मुझे उसकी कैप्टनसी। कुछ जो चेंजेस भी थे, जो उसकी स्ट्रेटेजी थी, तो वो रोहित शर्मा से अलग थी। जैसे अब देखिए, खास तौर से दीपक हुडा को एज ए सिक्स्थ बॉलर यूज करना। सो रोहित शर्मा यूज नहीं करते थे बिल्कुल, बट पांड्या ने यूज भी किया, और इनफैक्ट अपने से पहले यूज किया। सो खुद बॉलिंग नहीं की, पर हुडा को इतना कॉन्फिडेंस आया होगा कि मेरे में फेथ है एज ए बॉलर कप्तान को। और हुडा ने सीरीज में अच्छी बॉलिंग भी की, पहले मैच में उसने 4 विकेट निकाल के दिखा दी सरप्राइजिंगली। और दूसरे मैच में भी एक ही ओवर फेंका, बट इकोनॉमिकल था। उधर रोहित शर्मा भी शायद घर पे ये मैच देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे, जब पहले मैच में हुडा ने 4 विकेटें ली थी, कि क्या हुडा को ही वो और अच्छे से यूज कर सकते थे। सो अब थोड़ा बैटिंग में भी हो सकता है कि आगे खिलाया जाए तो कॉन्फिडेंस आया। अगर बॉलिंग में भी अच्छा करने लगता है वही प्लेयर, सो फिर बैटिंग में भी वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। पर जिन प्लेयरों के लिए ये सीरीज अच्छी नहीं रही इंडिया के लिए, खास तौर से दो प्लेयर मैं कहूंगा, ऋषभ पंत एंड श्रेयस अय्यर, दोनों के ऊपर ही टी20 टीम में सवालिया निशान है कि क्या इनको होना चाहिए कि नहीं, अलग अलग रीजंस की वजह से। और दोनों ने ही निराश किया, इस सीरीज में काफी निराश किया। ऋषभ पंत का देखे, इनके तो स्टैट्स भी बिल्कुल इनको बैक नहीं करते इन टी20 फॉर्मेट। एवरेज गिरती जा रही है, स्ट्राइक रेट 125 का भी नहीं है। 65 मैच लगभग इन्होंने खेल ली है टी20 में। एज ए ओपनर मौका मिला दोनों मैचेस में, और दोनों ही मैचेस में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया पंत। जल्दी आउट हुआ, और शॉट सिलेक्शन भी कोई अच्छी नहीं थी। तो पंत को भी जो लोग कह रहे हैं कि एज ए ओपनर ट्राई करो, एज ए ओपनर ट्राई करो, बट मुझे सही में नहीं लगता कि एज ए ओपनर भी पंत चलेगा टी20 में। क्योंकि हम देखें, अगर हम टेस्ट से कंपेयर करें तो टेस्ट में हमें लगता है कि वो जो फील्ड रेस्ट्रिक्शंस होती है उसका पंत फायदा उठाता है, और यहां पर भी एज ए ओपनर उठा लेगा। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहां पर पंत को आते ही जब ओपनर भेजा जाता है तो न्यू बॉल फेस करनी होती है, और वहां पर मुझे लग रहा है कि पंत स्ट्रगल करता है। टेस्ट मैचेस में या तो तुरंत आते ही न्यू बॉल फेस नहीं करनी, थोड़ा सेट होने पे करनी पड़ती है, या वो बॉल थोड़ी पुरानी हो गई होती है तब वो आता है। तो सिचुएशन थोड़ी अलग होती है, और उसमें टेस्ट में स्ट्राइक रेट का इतना प्रेशर नहीं होता, तो पंत फ्रीली तो खेलता है। पर उसमें भी आप देखिए 100-120 का जो स्ट्राइक रेट है वही अच्छा होता है। बट यहाँ टी20 में एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 140-50 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। सो वहां पर पंत मुझे लग रहा है कि रैश शॉट ज्यादा खेलता है, और इसलिए लॉन्ग रन में मुझे एज ए टी20 फॉर्मेट में सफल नहीं हो रहा ये।
मिडल ऑर्डर में भी सफल नहीं हुआ, ओपनर भी आपने 5 मैचेस तो खिलाए एज ए ओपनर जितना हम देखे। सो पंत ने फिर से निराश किया। इससे अच्छा तो आपको अब संजू सैमसन को भी एक पूरी सीरीज देनी चाहिए एज ए T20 प्लेयर। और दूसरा जो निराश किया श्रेयस अय्यर, श्रेयस अपनी जगह खो चुके हैं T20 टीम से, तो एज ए रिजर्व्स में से ही इनको खिलाया जाता है। यहाँ पर 2 मैचेस मिले और दोनों मैचेस में शॉर्ट बॉल पे आउट हुए फिर से, तो इन पे एक ठप्पा अब लगता जा रहा है कि शॉर्ट पिच बॉल से इनको दिक्कत है। हालांकि जो मोड ऑफ डिसमिसल था ईयर का, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बीट हुए हो दोनों में या उससे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आ रहे हो, पर फिर भी आउट तो शॉर्ट पिच पे ही हुए, तो एक ठप्पा लग जाता है कि आप शुरू में ही श्रेयस को शॉर्ट पिच बॉल फेंकिए तो आउट होने के ज्यादा चांसेस है। और वही हुआ, पहले मैच में हिट विकेट और दूसरे में वो अब फर्स्ट स्लिप के साइड से निकाल रहा था, बट वो बॉल बॉडी के बहुत बहुत पास थी, उस पर हालांकि पुल शॉट बनती थी। तो अब वो शॉट सिलेक्शन जल्दी में उसने वहां मारने की कोशिश की, एक स्प्लिट सेकंड में ही डिसीजन लेना होता है और कैच आउट हुआ। सो अय्यर ऑल्सो फेल्ड। तो अय्यर को अब जो वनडे सीरीज होगी उसमें तो डेफिनेटली अय्यर होगा, तो उसमें कुछ करके दिखाना होगा। और न्यूजीलैंड में एक इंटरनेशनल सेंचुरी भी मारी हुई है ओडीआई में, सो ओडीआई में कुछ करके दिखाना होगा, वरना हम देखते हैं कि अय्यर के पीछे थोड़ा सा क्रिटिक्स भी ज्यादा रहते हैं। और इंडिया की तरफ से और जिन्होंने कमाल किया बढ़िया, एक तो मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज इस मैं सीरीज की कहूंगा इंडिया के लिए फाइंड ऑफ द सीरीज। हालांकि वैसे टेस्ट मैच में तो ये खेला ही हुआ है, अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है, पर टी ट्वेंटी में अभी हमें एक चाहिए बॉलर, एक नंबर 3 बॉलर या नंबर 2 बॉलर जो अर्शदीप के साथ भी बॉलिंग करे और अच्छा करे। तो आज के मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहा, 4 ओवर में 17 रन और 4 विकेट, और सिराज ने ये गेम पलटा, इसलिए इसको मैन ऑफ द मैच भी मिला। बढ़िया बॉलिंग की, पूरी सीरीज में ही अच्छी बॉलिंग रही। और अर्शदीप ने भी 4 विकेटें निकाली। पहले मैच में तो कोई विकेट नहीं ले पाया था, रन भी ज्यादा दिए थे, बट इस मैच में अच्छी बॉलिंग करके 4 विकेटें निकाली और इंडिया के लिए ये सीरीज जीतने का एक बेस पैदा किया। हालांकि जो ये मैच भी रहा, सो बारिश की वजह से जब रुका तो डकवर्थ लुइस सिस्टम से बिल्कुल इक्वल पे थी टीम्स। 1 रन कम होता इंडिया का तो न्यूजीलैंड जीत जाती, 1 रन ज्यादा होता तो इंडिया जीत जाती। बट आई थिंक ये एक फेयर रिजल्ट था, इंडिया 1-0 से जीतने में कामयाब रही। और इंडिया को अब आगे जाते हुए मेरे ख्याल से कुछ रिप्लेसमेंट भी सोचनी चाहिए, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार, इनके करियर पे भी अभी ध्यान देना होगा कि क्या ये अगला जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो तो अब से 2 साल बाद होगा, कि क्या तब तक इनको लेके जाएंगे, क्योंकि जो बाकी यंगस्टर्स है भुवनेश्वर से ज्यादा अच्छा करके दिखा रही है, ज्यादा उभर के आ रही है। अर्शदीप हो गए, सिराज हो गए, अब आपको अगर उमरान मलिक या और भी जो पेसर्स हैं यंग पेसर्स उनको मौका देना है तो आपको भुवनेश्वर को धीरे धीरे बाहर करना होगा। जब बुमराह भी आते हैं तो उनकी भी जगह पक्की है। सो एक तो भुवनेश्वर के करियर पे भी देखना पड़ेगा इनको, T20 करियर। और मेरे ख्याल से नंबर 6 के लिए भी सिलेक्टर्स को कुछ और ऑप्शन भी ट्राई करनी होगी अगर दीपक हुडा बैट से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो नंबर 6 इज स्पेशलिस्ट पोजीशन, तो या तो हार्दिक पांड्या ही आगे नंबर 6 पे खेले, या आप कुछ नए प्लेयर्स आजमाए जो मेरे को नाम समझ में आते हैं। एक तो शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, शिवम दुबे, इनको नंबर 6 पे आजमाए, या और आप आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही नंबर 6 के हिसाब से किसी स्पेशलिस्ट प्लेयर को मौका दिए और उसको उसी पोजीशन पे खिलाए, तो इंडिया नंबर 6 का प्लेयर भी ढूंढ पाएगी। और यहां इंडिया ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में सरप्राइज किया। और उधर जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज रही, तो वहां पर भी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया इंग्लैंड को, तो वो भी एक सरप्राइज ही किया इंग्लैंड को। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर फॉर्मेट की भी डिफेंडिंग चैंपियंस, अभी फाइनल जीत के आ रही है। पर ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल कोई रहम नहीं बरता। 2 मैच जीतने के बाद 2-0 से आगे से थे, तो फिर इंग्लैंड में भी सोच रही होगी कि अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ढील दे देगा, अब तो ये सीरीज जीत गए हैं। पर जिस तरीके से फिर इनके ओपनर्स ने बैटिंग की, वार्नर और ट्रेविस हेड, और इतना बड़ा स्कोर 355 का पोस्ट कर दिया, तो ये तय था कि इंग्लैंड अब हारेगी। सो इंग्लैंड के साथ तो बिल्कुल किलर इंस्टिंक्ट दिखा दी। और मैन ऑफ द मैच रहा ट्रेविस हेड अपनी जबरदस्त 150 रन के लिए, और मैन ऑफ द सीरीज रहा डेविड वार्नर, पूरी सीरीज में अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी।
और एक बहुत ही बड़ी हार इंग्लैंड को थमाई इस तीसरे वनडे में 221 रन होगी। दैट इज ए ह्यूज डिफीट मार्जिन। और इस सीरीज में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्म किया है, तो हालांकि T20 वर्ल्ड कप में तो नहीं कर पाई अच्छा, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब अगले साल ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है और उसमें मुझे ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रांग दावेदार नजर आ रही है। इनके जो लाइनअप है तो वो मे बी T20 में थोड़ा चेंजेस की जरूरत है, बट 50 ओवर के हिसाब से स्ट्रांग टीम है। और इनके साथ होता है कि ये जैसे हारते हैं जब, तो उस बात को काफी सीरियसली लेती है और एक स्ट्रांग कमबैक करने की कोशिश करती है। तो ये तो जो जीते ये तो बायलैटरल सीरीज थी, पर मुझे लग रहा है कि जो 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा, हालांकि बहुत दूर है अभी, उसमें अभी 10 महीने हैं, पर आप उसमें ऑस्ट्रेलिया को हल्का बिल्कुल ना लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया ने भी बिल्कुल एक वन साइडेड अपने घर पे विक्ट्री हासिल की इंग्लैंड के ऊपर बाय 3-0। और अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड तो ये टूर खत्म हो गया है, पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की अब ओडीआई सीरीज भी होनी है। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होगी, तो मैं अपने अगले वीडियो में उसके ऊपर आपसे डिटेल में बात करूंगा। ओके फ्रेंड्स।